स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पिछले कुछ क्लास में गति के नियमों को पढ़ रहे थे और वहाँ आपने देखा था कि गति के नियम को जो सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, तो कुल 3 नियम बताया गया था, जिसमें से आपने गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति के तृतीय नियम को पूरा कर लिया था। और फिर उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग 2 क्लास में देखे। आज हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का एक नया टॉपिक है और संभवतः यह आखिरी टॉपिक है। इसके बाद छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा टॉपिक और बच जाएगा कुछ, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस पर मैं चर्चा करूंगा। अभी संवेग के बारे में हम लोग बात करेंगे, संवेग संरक्षण पर भी चर्चा होगी, लेकिन यहाँ बात उठती है कि संवेग किसको कहते हैं। तो जो लोग हो सकता है संवेग वाला जो हमारा वीडियो था उसको नहीं देख पाए हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को खोलिए, वहाँ सभी वीडियोज अपलोड किया गया है, अवेलेबल है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, 9th का, 10th का, सब अलग अलग वीडियोज अवेलेबल है, आप वहाँ से खोल करके देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाता हूँ संवेग के बारे में कि आखिर यह संवेग होता क्या है। तो आपने पढ़ा था कि संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। द्रव्यमान जो मास होता है, जिसको m से सूचित करते हैं, और वेग जिसको वेलोसिटी कहते हैं, अंग्रेजी में v से सूचित करते हैं। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसी को संवेग या मोमेंटम कहते हैं। और आपने पढ़ा था परिभाषा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, P इक्वल टू एम भी। P इक्वल टू एम भी फार्मूला भी हम लोग पढ़े थे। और साथ में आपने संवेग के बारे में यह भी जाना था कि इसका जो मात्रक होता है, SI मात्रक, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। और फिर कुछ संवेग से रिलेटेड कुछ सवालों को भी हल किया गया था। आज उसी संवेग से जुड़ी हुई एक नई बात जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वह है संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ जो संवेग संरक्षण का नियम है या संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, संरक्षण शब्द पर सबसे पहले हम आते हैं कि संरक्षण क्या है। संवेग तो सभी लोग समझ रहे हैं, नियम भी समझ रहे हैं, लेकिन आखिर संरक्षण क्या है। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रखना, बचा कर रखना। जैसे हम लोग इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे पर्यावरण में कई ऐसे धरोहर हैं, कई ऐसे संपदा है, संसाधन है, जिसको आज संरक्षित करने की चर्चा हो रही है। आपने वन संरक्षण का नाम सुना होगा, आपने जल संरक्षण का नाम सुना होगा। ये सब संरक्षण का मतलब उसको सुरक्षित रखना, उसको बचा कर रखना, ताकि आने वाले समय में भी जो हमारी भावी पीढ़ी होगी, फ्यूचर के लोग होंगे, वो उन संसाधनों का उपयोग कर सकें। उन संसाधनों से ही हमारी ये पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा सिस्टम, पूरा प्रकृति चलती है। उसको सुरक्षित रखना, उसको बचा के रखना, यही संरक्षण होता है। तो यहाँ है संवेग संरक्षण का नियम। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। यदि दो वस्तुओं पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो, तो उनके संवेग टक्कर के पूर्व और टक्कर के बाद बराबर रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। बहुत देखने में बड़ा सरल लगा, सच में ये सरल है भी। थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, आप दो वस्तु हमने लिया है, एक वस्तु को ए मान लिए, दूसरी वस्तु बी है। ए और बी कोई भी दो वस्तु हो सकती है। तो ये दोनों वस्तु है जिसका द्रव्यमान, ए वस्तु का द्रव्यमान एम ए मान लिए हैं और जो बी वस्तु है उसका द्रव्यमान एम बी मान लिए हैं। और मान लेते हैं कि दोनों वस्तु एक निश्चित वेग यू ए और यू बी से गतिशील है, किसी प्रारंभिक वेग से दोनों वस्तु गति कर रही है। तो जो ए वस्तु है जिसका द्रव्यमान एम ए है, उसका प्रारंभिक वेग यू ए है, और जो वस्तु बी है, दूसरी वस्तु, उसका द्रव्यमान एम बी है और उसका प्रारंभिक वेग यू बी है। इस तरह से हो सकता है कि मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं, दोनों अपनी अपनी साइकिल पर या पैदल अपने अपने चाल से जा रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, आपका द्रव्यमान अलग, दोस्त का द्रव्यमान अलग, आपकी चाल अलग, दोस्त की चाल अलग, दोनों लोग जा रहे हैं अपने अपने रास्ते पर। उसी तरह से सोचिए, ये दो वस्तुएं हैं, दोनों अपने अपने पथ पर जा रही है। कई बार क्या होता है कि वस्तु चलते चलते, चूंकि जब हम लोग गति करते हैं तो डायरेक्शन भी हमारा चेंज होता है, दिशा भी बदलती है।
और उसी क्रम में संयोग से ऐसा हो जाए कि दोनों वस्तुओं में आपस में टक्कर हो जाए। और ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा। यहाँ देखिए दोनों वस्तु आपस में टकरा जाती है, लेकिन जब टकरा जाएगी तो क्या सट जाएगी? वस्तु नहीं सटेगी। आप रास्ते में जाते रहते हैं, कई बार पैदल भी या घर में भी आर पार होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ठोकर लग जाती है, या कई बार साइकिल से भी जा रहे हैं, थोड़ी बहुत ठोकर लगती है, फिर हम लोग अपने अपने मंजिल की तरफ बढ़ चलते हैं। तो सोचिए दोनों वस्तु ए और बी यहाँ टकरा जाती है, उनके बीच टक्कर होती है, और टक्कर के बाद द्रव्यमान वही रहता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए देखिए जो पहली वस्तु है जिसको हम लोग ए माने थे उसका द्रव्यमान ma है, और जो दूसरी वस्तु है जिसको बी माने थे उसका द्रव्यमान mb है। लेकिन वेग बदल गया, टकराने से वेग पर कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है किसी का वेग घट जाए, किसी का वेग बढ़ जाए, या दोनों का वेग घट जाए या दोनों का वेग बढ़ जाए, कुछ तो असर पड़ेगा। तो वेग इनका बदल गया, और बाद का जो वेग हो जाता है जिसको हम लोग फिजिक्स में अंतिम वेग कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो जो वस्तु ए थी जिसका द्रव्यमान ma था उसका अंतिम वेग va हो गया, और जो दूसरी वस्तु b है जिसका द्रव्यमान mb है उसका वेग vb हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस डायग्राम को कि दो वस्तु a और b है, a का द्रव्यमान ma, b का द्रव्यमान mb, a का प्रारंभिक वेग ua, b का प्रारंभिक वेग ub, दोनों में टक्कर होती है। टकराने के बाद जो a वस्तु है जिसका द्रव्यमान ma है उसका द्रव्यमान तो वही रहता है, लेकिन वेग बदल करके va हो जाता है, और जो दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान b है, जिसका द्रव्यमान mb है, उसका वेग बदलकर vb हो जाता है। यही बात यहाँ लिखा गया है कि अतः इससे स्पष्ट होता है कि टकराने की प्रक्रिया में कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है अथवा संरक्षित रहता है। अब देखिए हमने इस डायग्राम को क्लियर किया है। हम लोग डायग्राम को क्लियर क्या कर रहे हैं, माना कि ए तथा बी दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः ma तथा mb हैं, प्रारंभिक वेग ua तथा ub से गतिशील है। अब देखिए वही बात कि a और b दो वस्तु है जो यहाँ लिया गया है, और दोनों का द्रव्यमान क्रमशः a का द्रव्यमान ma और b वस्तु का द्रव्यमान mb है, और ये प्रारंभिक वेग a का ua और b वस्तु का प्रारंभिक वेग ub है। वही चीज यहाँ लिखा गया है, ma तथा mb है, प्रारंभिक वेग ua तथा ub से गतिशील है, दोनों वस्तु गति कर रही है। कुछ समय के बाद दोनों वस्तुओं में टक्कर होती है और उनके वेग क्रमशः va तथा vb हो जाते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो बातें लिखी गई है, तो जो चीज डायग्राम में देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं, उसी को यहाँ लिखा गया है। और इसको हमने आपको उदाहरण से समझा भी दिया कि दो वस्तु, दो आदमी, दो मित्र हैं, दोनों का अलग अलग द्रव्यमान है, दोनों अलग अलग वेग से जा रहे हैं, और फिर कुछ समय के बाद दोनों में टक्कर होती है। द्रव्यमान तो उतना ही रहता है टकराने से, और लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके जो वेग हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो दोनों का वेग अलग अलग va तथा vb हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि टक्कर के पहले दोनों वस्तुओं का जो संवेग होगा उसको ज्ञात करेंगे, और टक्कर के बाद जो दोनों वस्तुओं का संवेग है इसको ज्ञात करते हैं। तो आइए देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है टक्कर से पूर्व का कुल संवेग, मतलब जब टकराई नहीं है वस्तु उससे पहले दोनों का अलग अलग जो संवेग है, अगर उसको हम लोग जोड़ देते हैं उसका जो योगफल होगा वही टक्कर के पूर्व का कुल संवेग हो जाएगा। और आप जानते हैं संवेग बराबर p, संवेग जो p होता है वो p इक्वल टू mv होता है फार्मूला। p मीन्स हो गया यहाँ क्या, मोमेंटम, m मीन्स मास और v मीन्स वेलोसिटी। तो जो संवेग होता है वह द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि पहली वस्तु का द्रव्यमान ma और उसका वेग ua, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान mb और उसका वेग ub। तो संवेग कहता है द्रव्यमान गुना वेग, तो ma गुना ua ये इसका संवेग हो गया, mb गुना ub ये इस वस्तु का संवेग हो गया। तो दोनों के संवेग को जोड़ देंगे तो वही टक्कर के पहले का या टक्कर के पूर्व का कुल संवेग हो जाएगा। देखिए वही चीज यहाँ लिखा गया है कि टक्कर से पूर्व का कुल संवेग ma ua प्लस mb ub ये टकराने से पहले का संवेग है। लेकिन जैसे दोनों वस्तुओं में टक्कर होती है और टक्कर के बाद द्रव्यमान तो वही रहता है, लेकिन वस्तुएं अलग अलग वेग से जब गतिशील होती है, तो देखिए यहाँ नीचे में लिखा गया है टक्कर के बाद का कुल संवेग। तो टक्कर के बाद का जो कुल संवेग होगा, टक्कर के बाद द्रव्यमान इस वस्तु का ma और वेग va, इस वस्तु का द्रव्यमान mb
और वेग भी, तो संवेग जो होगा इस ए वस्तु का जो संवेग होगा एम ए इंटू वी ए हो जाएगा, और जो बी वस्तु है इसका संवेग एम बी इंटू वी बी हो जाएगा। तो और कुल संवेग, तो इसका संवेग और इसका संवेग जोड़ देंगे तो वही टक्कर के बाद का कुल संवेग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा गया टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब यहाँ वेग के जगह पर भी आ गया था और टक्कर से पहले वेग के जगह पर यू था सब जगह। इस तरह से टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों हम लोगों को ज्ञात हो गया। अब क्या करना है फिर इसको समझिए। अब यहाँ आपको यह करना है कि अतः संवेग के संरक्षण के नियम से, चूंकि हम लोग संवेग का संरक्षण का नियम जान रहे हैं, संवेग के संरक्षण को नियम पर भी हम लोगों ने चर्चा किया कि दो वस्तुएं हो या दो से अधिक भी वस्तु हो सकती है। यहाँ चूंकि हम लोग ए और बी दो ही वस्तु लिए हैं, इसलिए दो वस्तु पर ही चर्चा कर रहे हैं कि दो वस्तुएं हो और वे दोनों वस्तुएं अगर उन पर कोई बाहर से असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो और दोनों वस्तु गतिशील हो और कुछ समय के बाद टकरा जाती हो, तो टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। यहाँ देखिए लिखा गया है अतः संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर के पूर्व का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग, मतलब टकराने से पहले जितना संवेग था दोनों वस्तुओं का और टकराने के बाद जो संवेग होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, संरक्षित रहेगा और परिवर्तित रहेगा, मतलब उस संवेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है टक्कर के पूर्व का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। तो देखिए टक्कर के पूर्व का जो कुल संवेग है वह है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। तो इसको लिख दीजिए यहाँ एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी अब बराबर टक्कर के बाद का संवेग हो गया एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी ये टक्कर के बाद का कुल संवेग हो गया, जो आपस में क्या है, बराबर है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि टक्कर के पूर्व का कुल संवेग बराबर हो गया टक्कर के बाद का संवेग। अर्थात आप कह सकते हैं कि टक्कर के कारण वस्तुओं के संवेग पर कोई असर नहीं पड़ता है। टक्कर के पहले उन वस्तुओं का जो संवेग रहता है टक्कर के बाद का संवेग भी उतना ही रहता है। इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं और संवेग संरक्षण के नियम से यही व्यंजक हम लोगों को प्राप्त होता है, यही समीकरण प्राप्त होता है, जिसका उपयोग करके हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे, कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा लंबा भाषा लिखा गया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। करना क्या है कि पहले इस डायग्राम को समझना है, इन सभी बातों को समझना है और मुख्य रूप से जो संवेग संरक्षण का नियम है उसको याद कर लेना है। 2 बार 4 बार आप पढ़ेंगे बार बार तो वो याद हो जाएगा। तो निश्चित रूप से कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हम लोगों को भारी लगता है, जटिल लगता है, हम उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। ये गलती आप कदापि नहीं करें। अगर आप छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो बाद में वो और अधिक भारी लगेगा और आने वाले समय में तो इतना भारी हो जाएगा कि देखने मात्र से ही बोझ लगेगा। इसलिए आप छोड़ करके नहीं भागें। जैसे ये संवेग संरक्षण का नियम है, जैसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तो हमने कहा कि जो उसकी परिभाषा लिखाई गई है उसको आपको याद कर लेना है। तो इसी तरह से इन चीज़ों को हम लोगों को याद कर लेना है ताकि आने वाले समय में ये बोझिल नहीं हो, हमारे लिए काफ़ी जटिल नहीं बन जाए। और जब आपको ये सब समीकरण समझ में आ जाएगा, ये प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, वस्तु का द्रव्यमान, इन सभी चीज़ों को अगर आप सीख लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो आपको बहुत ही सहूलियत होगा, बहुत ही सुविधा होगी और आप आसानी से इस संवेग संरक्षण का जो नियम है इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को, इस पर आधारित सवाल को हल कर पाएंगे। तो बस आज हम लोग अपना क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले क्लास में जब आपसे फिर मिलेंगे तो वहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कि संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित जो कुछ न्यूमेरिकल्स है, जो कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग हल करेंगे और फिर इसके कुछ अनुप्रयोगों पर भी बात करेंगे कि कितना क्या अनुप्रयोग है, इसका क्या बेनिफिट है, इससे जीवन में संवेग संरक्षण का नियम कहाँ कहाँ हमारे जीवन में लागू होता है। इन बातों पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को करना क्या है कि जो गति के नियम हम लोग पढ़े थे, न्यूटन के गति के नियम,
उससे जो व्यंजक प्राप्त किए थे उसके कुछ सवाल को देखिए। आज कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि देखिए एक चीज़ है, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो अच्छे कमेंट्स आते हैं उसको तो खुद मैं सुन के संतुष्ट हो जाता हूँ, लेकिन कुछ लोग कभी कभी निगेटिविटी भी प्रदर्शित करते हैं। वो कहते हैं कि न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है। तो मुझे पता है न्यूमेरिकल्स उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जिनके मैथ का जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत वीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब घर में हैं अभी, तो आप आसानी से उन सभी मैथ के जो भी बेसिक चीज़ है उनका रिवीजन करें, उनको बार बार बनाएं। उसी से आपका मैथ का बेसिक कैलकुलेशन सही होगा। और जब तक मैथ का बेसिक कैलकुलेशन आपका सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से न्यूमेरिकल्स आपको कठिन लगेगा, जटिल लगेगा। असंभव तो नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं तो आसानी से समझ में आ जाती है। और जिनको कुछ नहीं समझ में आया न्यूमेरिकल्स, उनके लिए मैं तो पहले बोल दिया हूँ कि जो हमने 5 न्यूमेरिकल्स बनाया बल तथा गति के नियम के आधार पर, उन पांचों सवाल को आप 5-5 बार घर में रफ में बनाइए। आप यकीन मानिए, आप बना करके देखिए पहले 5-5 बार, फिर हमें बताइएगा कि आपको समझ में बात आई कि नहीं आई। जबकि उतने विस्तृत तरीके से, उतना विस्तार से न्यूमेरिकल्स को बताया गया, आपको करना क्या है, रफ में 5-5 बार बनाना है। और 5-5 बार आप बना लेंगे तो निश्चित रूप से आप समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि समझने से ही शुरू कर हम लोग जब शुरू कर देंगे काम को तभी आप समझ सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है, जो न्यूमेरिकल्स बनाया गया है उसी को आप बार बार बनाइए, तो निश्चित रूप से आप भी धीरे धीरे सीखना शुरू कर देंगे। और एक बार जब हम मंजिल की तरफ कदम उठाना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से देर हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन मंजिल तो मिलना निश्चित होता है। इसलिए सबों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अभी तक सवाल बनाना शुरू नहीं किए हैं, जो अभी तक न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू नहीं किए हैं, वो प्रयास जारी रखिए, मेहनत कीजिए, तो आप भी आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ आज का क्लास अब समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि आज जो हम लोग संवेग संरक्षण के नियम पर विस्तार से चर्चा किए, आप सबों को यह नियम समझ में आ गया होगा और इससे जो व्यंजक प्राप्त किए हैं इसको भी आपने समझ लिया होगा। बस आवश्यकता है घर में रिवीजन करने की। घर में आप इसको रिवीजन करेंगे और फिर जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो इस पर आधारित कुछ सवाल, कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तब तक आप सबों से विदा लेते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आती हो, पढ़ाई आपको समझ में आ रही हो, तो आप अपने दोस्तों के बीच इसके बारे में बताइए, चैनल के बारे में बताइए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल का नाम बताइए उन्हें, और उनको बताइए कि एक ऐसा चैनल भी है जहां साइंस की पढ़ाई एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हो रही है, स्टेप बाय स्टेप हो रही है। आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो पूरा हम उस बुक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि हमने भी यूट्यूब पर ढेर सारा वीडियो देखा है, 2 या 3 वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म है, कई वीडियो में तो एक ही वीडियो में वो 30-40 मिनट या 1 घंटे का वीडियो है और पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आप खोज लेंगे, सर्च करके देख लेंगे कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके कई वीडियो जब अवेलेबल हैं, तो वहाँ 40 मिनट 50 मिनट की पढ़ाई में पूरा क्लास खत्म हो जाता है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोगों को एक चैप्टर को खत्म करने में 10, 15, 20 क्लास करना पड़ रहा है। यहाँ पूरे सिस्टमेटिक ढंग से जैसे लाइव क्लास हम लोगों का चलता है उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए अपने दोस्तों को बताइए, थोड़ा सा समय लगेगा, हम लोग देर से मंजिल पर पहुंचेंगे लेकिन दुरुस्त होकर जाएंगे। आपको भी इसमें हेल्प करना है कि आप लोग सीरियसली शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और जो न्यूमेरिकल्स नहीं बनता उसका बार बार रिवीजन कीजिए, तो सारी समस्याएं मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में दूर हो जाएगी। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।